हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टैक्स के बारे में। अब ये टैक्स अकेला वर्ड टैक्स नहीं है, मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लॉ के बारे में। अब मेनली मैंने वैसे भी वीडियोस डाली हुई हैं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, लेकिन वो था असेसमेंट ईयर 2020 से 21 तक का। लेकिन अब मैं आपको हर साल कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको नोट्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो मैं आपको बिल्कुल न्यूली वे में कुछ नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ और साथ में समझाने वाला हूँ पूरा इनकम टैक्स अच्छे तरीके से और डिटेल में। तो बारी बारी से आपको हर एक कंसेप्ट की वीडियो मिलती जाएंगी। आप मेरे साथ इस इनकम टैक्स को अच्छे से अब स्टार्ट कर सकते हो और पढ़ सकते हो। बेसिकली जो इनकम टैक्स है वो वर्ड निकलता है टैक्स साथ में जुड़ा हुआ, तो आपको टैक्स का पहले पता होना चाहिए और दो तरीके के होते हैं वो आपको पता होता है, ठीक है। आजकल क्या है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में ज़्यादातर इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट में जीएसटी। तो इन सभी के बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से समझा के मेनली कंसेप्ट क्या बताऊंगा आज का, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले टैक्स क्या है। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आप सबको पता है कि एक कंपलसरी पेमेंट जो गवर्नमेंट को देनी ही पड़ती है हमें, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जिसको वो एज अ वेलफेयर कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर के यूज़ करते हैं। यानी एक ऐसी पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए ही कर रही है उसका इस्तेमाल। तो वो अमाउंट या वो जो मेनली मनी है उसे हम, जो डिडक्ट हुई है हमारी इनकम में से, उसे हम कह देते हैं टैक्स। अब मैंने वर्ड कहा इनकम में से, तो जब वर्ड इनकम साथ में जुड़ जाएगा वो है इनकम टैक्स। सिंपली जो अमाउंट जा रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में यूज़ हो रही है वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट द्वारा हमारी ही ओर से, वो है टैक्स। लेकिन जब उसके साथ वर्ड इनकम लग जाता है तो वो बन जाता है इनकम टैक्स। तो उसे हम क्लियर करते हैं। तो दो तरीके के टैक्स आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो बेसिकली आप सबको डिफरेंस दोनों में बहुत बात पढ़ लिया हुआ है आपने अभी तक का। तो डायरेक्ट मतलब जो हमारी इनकम के ऊपर डायरेक्टली, हमारी वेल्थ के ऊपर डायरेक्टली क्या हो रहा है, कट हो रहा है, जो गवर्नमेंट ले रही है डायरेक्टली हम पे कर रहे हैं, वो है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट की बात करते हो तो वहाँ पे हम बात कर लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। यानी जो टैक्स हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने या बेचने के ऊपर देते हैं वो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। और इसमें कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी भी आ जाता है, जिसे हम आगे करेंगे, ठीक है। अब इसके डिफरेंस को तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि बर्डन डायरेक्ट में शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ही पे करना है। हम किसी के ऊपर दबाव डाल के उससे नहीं कह सकते कि तुम हमारा टैक्स पे करो, नहीं तो फ़ाइन भी हमें ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरे केस में आता है तो बर्डन शिफ्ट हो जाता है। हमें सिर्फ क्या करना है, एक बंदे को हमारा टैक्स जमा करवा देना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी आगे जो भी करना है, ठीक है। तो बर्डन शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही बाकी और भी पॉइंट्स हैं वो आप समझ सकते हो आसानी से। मेनली जो कंसेप्ट है वाई के साथ रिलेट करता है, क्यों लगाना है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको कवर अप करा दिया कि गवर्नमेंट को भी हमारे लिए कुछ करने के लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा किसके सोर्स से ले लेता है, हमारे टैक्स के वे में ले लेता है। तो सिंपल सी बात है, ये आप सबको क्लियर है। बेसिक्स मैं आपको सबको इसीलिए समझा रहा हूँ, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पावर टू लेवी टैक्स किसके हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ही लगाएगी। तो इसलिए लाइन भी लिखी गई है, एक इम्पॉर्टेंट लाइन, कि कोई भी टैक्स जो है वो लगाएगा या फिर कलेक्ट कौन, इस मतलब किसके अलावा कौन नहीं कर पाएगा, अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई भी कलेक्ट या फिर टैक्स को लगाएगा नहीं किसी भी चीज़ के ऊपर, सिर्फ अथॉरिटी ऑफ लॉ ही लगाएगी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आते हैं, ठीक है। बाकी छोटी सी बातें हैं जिसमें 3 तरह की लिस्ट बनाई गई हैं। तीनों तरीक़ों की लिस्ट में कौन कौन अपने लॉ को क्रिएट कर सकता है उसके बारे में बताया है। यूनियन लिस्ट किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में लॉ बनाने की। स्टेट में पर्टिकुलर स्टेट आ जाएगी, और कॉन्करेंट में दोनों का पार्ट आ जाएगा कि वो लॉ मिलकर बनाएंगे, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ है ओवरव्यू में क्या क्या आ जाता है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे अपना मेन कंसेप्ट, इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स जो लॉ है वो एक एक्ट, यानी सबसे पहले इनकम टैक्स लॉ है, एनुअल फाइनेंस एक्ट है, इनकम टैक्स के रूल्स आते हैं, सर्कुलर्स हैं, लीगल डिसीजंस आते हैं। तो ये सब चीज़ें
तब इम्पॉर्टेंट है जब मेनली आप हर चीज़ का बेसिक जानते हो, ठीक है। लेकिन अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इसी के बीच में आता है, ठीक है, ओवरव्यू। तो इनकम टैक्स लॉ जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ किसके साथ जुड़ा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ। तो एक्ट 1961 में ज़रूर क्रिएट हुआ था, लेकिन कम इनटू फोर्स कब आया है, 1962 में। और इसमें कॉमनली आप सबको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 298 तक सेक्शंस हैं और 14 स्केड्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है। मैंने बेसिक यहाँ तक ही कवर करना था। अब इम्पॉर्टेंटली इसमें जो चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं उसके ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो जब भी हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे तो सबसे ज़रूरी चीज़, उसमें कुछ टर्म्स हैं, उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, उसमें सेक्शंस के साथ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो सेक्शन 2 में ज़्यादातर हर चीज़ के डेफिनेशन, हर लॉ डेफिनेशंस क्रिएट करता है। तो इसी तरीके से इनकम टैक्स का लॉ भी सेक्शन 2 में डेफिनेशंस को क्रिएट करता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एसएससी नंबर 1 है, दैट इज़ सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर आपको बताया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ठीक है, उसमें क्या कहा गया है, एसएससी कौन होता है, या फिर इनकम टैक्स के अंदर एसएससी किसे माना गया है, वो पर्सन जो टैक्स को पे कर रहा है या जिसकी इनकम के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है वो पर्सन एसएससी होगा। सिंपल सी बात है। तो मीन्स अ पर्सन होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर ही वो एसएससी है, उसके बाहर हम इसे कुछ भी कह लें वो मैटर नहीं करता। जब भी वो इनकम टैक्स के अंदर जुड़ गया, एक्ट के अंदर जुड़ गया, इस एक्ट के अंदर अपना टैक्स पे कर रहा है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, वो पर्सन एसएससी ही कहलाएगा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ज़रूरी चीज़ सेकंड नंबर 2 डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। असेसमेंट किसे कहते हैं, असेस करना किसी चीज़ को। दिस इज़ द प्रोसीजर बाय विच एन इनकम ऑफ द असेसी इज डिटरमाइंड। एक ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू असेसी की इनकम को डिटरमाइन किया जाता है, जाना जाता है, वो प्रोसीजर क्या कहलाता है, असेसमेंट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के अंडर, ठीक है। पर्सन, अब इसमें बहुत चीज़ें ज़रूरी समझनी चाहिए कि पर्सन इनकम टैक्स क्या कहता है। इनकम टैक्स जो लॉ है या इनकम टैक्स एक्ट है वो कहता है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन अंडर दिस एक्ट, ठीक है। 7 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं जिसे हमने देखना है अच्छे तरीके से। कौन कौन माने गए हैं पर्सन, तो नंबर 1 है इंडिविजुअल। वो तो आप सबको पता है, इंडिविजुअल में चाहे वो अनसाउंड माइंड है, चाहे वो माइनर पर्सन है, सारे इसमें आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, ठीक है। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये कही गई है, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में आता है ये सारी चीज़ें। फिर आता है एचयूएफ, वो आप सबको क्लियर है, एक फैमिली बिजनेस, एक मेनली जो फैमिली का बिजनेस बना होता है जिसमें मेन हेड को कर्ता कहा जाता है, ठीक है, और उनके मेंबर्स को को पैटर्नर्स कहा जाता है, वो सभी इसमें आ जाएंगे एज अ पर्सन। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो लास्ट लाइन पढ़ सकते हो, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज़ या सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हैं वो भी इसी में ही मानी जाती हैं, ठीक है। तो उसे भी हम इसी वे में पर्सन मान लेंगे। देन आता है कंपनी, कंपनी को भी हम पर्सन मानेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 17 के अंदर क्या कहा गया है सेक्शन 2 में कि कोई भी इंडियन कंपनी जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में, मतलब इंडियन कंपनी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में कहा गया है, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंडियन कंपनी है वो इंडियन कंपनी इस कंपनी के अंदर मानी जाएगी, इस सेक्शन के अंदर कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। कोई भी बॉडी कॉरपोरेट को भी हम कंपनी मान सकते हैं, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, मतलब विच इज़ असेसेबल और वॉज असेस्ड एज कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर कहीं पे किया गया था या कहीं पे किया जा रहा है, क्या असेस किया जा रहा है, तो उसको भी हम कंपनी मान लेंगे। और इसके अलावा कोई भी एसोसिएशन, कोई भी इनकॉर्पोरेशन या कोई भी इंडियन और नॉन इंडियन जिसे सीबीडीटी ने डिक्लेयर कर दिया कि वो कंपनी है, तो वो कंपनी मानी जाएगी अंडर दिस एक्ट, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अकॉर्डिंग। अब हमने इंडियन कंपनी के बारे में समझा, तो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी में आपको फ़र्क जानना होगा, लेकिन इंडियन नहीं, डोमेस्टिक। तो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी या कोई भी फॉरेन कंपनी कैसे जानी जाएगी, अगर मतलब डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A में कहा गया है कि एक इंडियन कंपनी जो दूसरी कंपनी नहीं है, मतलब अदर देन, ठीक है,
in respect of its income liable to income tax has made the prescribed agreements for the declaration and payment of dividend within it। तो सिंपल सी बात है कि वो कंपनी मतलब वो इंडियन कंपनी जिसमें सारी चीज़ें इंडिया की करी जा रही हैं, इंडिया में एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया में डिक्लेरेशन हो रही है, इंडिया में डिविडेंड पे किए जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें जब इंडिया के साथ रिलेट कर रही हैं तो उसको हम इंडियन कंपनी कह देंगे। लेकिन अगर इसके अलावा हमने देखना है कोई कंपनी को तो वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी सेक्शन 2 सब सेक्शन 23A के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन को याद करना है तो आपको थोड़ा सा सेक्शंस भी साथ में देखने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आपको इनकम टैक्स के अंदर अच्छे से क्या होगा, मार्क्स मिल लेंगे इन एग्ज़ाम्स। सबसे ज़रूरी चीज़ है इंडियन कंपनी में 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कौन सी हैं? जब कंपनी अगर रजिस्टर्ड हुई है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, या फिर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज़ इन इंडिया। दूसरा केस क्या है? जब रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है कंपनी का, तब तो वो क्या मानी जाएगी? इंडियन कंपनी। इतनी सारी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करा तो एक और डेफिनेशन है फर्म की। फर्म हमारा कौन सा है? दैट इज़, जैसे हमने ये अभी पर्सन की डेफिनेशन चल रही है, पर्सन में फर्दर पर्टिकुलर्स हम पढ़ रहे हैं। तो फर्म क्या है? फर्म सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 में कहा गया है 2 चीज़ें फर्म में होती हैं एज डिफाइंड अंडर LLP एक्ट 2008। LLP एक्ट 2008 में जो चीज़ कही गई है उसको हम इनकम टैक्स के अंदर क्या मान लेंगे? फर्म मान लेंगे। और अगर कोई चीज़ पार्टनरशिप में भी डिफ़ाइन करी गई है, पार्टनरशिप एक्ट में डिफ़ाइन करी गई है, तो वो भी फर्म कहलाएगी। ठीक है जी। तो इन शॉर्ट फर्म की डेफिनेशन जो है वो अकॉर्डिंगली 2 कंसेप्ट से रिलेट करती है, एक LLP एक्ट 2008 और एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो कहा गया है उसे। राइट, तो उन दोनों को समझना है तो बस सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स इसी के साथ रिलेट करेगा। अगर आपने डीपली समझना है तो आप उसके साथ एक्ट्स को समझ सकते हो, यानी जाके देख सकते हो इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। बाकी 2 चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो आपके सिंपल सी पढ़ने वाली हैं। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर बट कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। ये एक लाइन समझ लेना कि जब पर्सन्स मिलकर आपस में कोई काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप है, लेकिन मतलब सिंपल सी बात है, हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, तो वो पार्टनरशिप में पार्टनर्स कहलाएंगे। लेकिन जब वो कलेक्टिव बन जाते हैं तो उनको हम फर्म कह देंगे। ये आप सबको मेरे ख्याल से पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो पता चल गया। अब अगला पर्सन आता है AOP और अगला पर्सन है BOI। दोनों आपस में रिलेट करते हैं। पहले बता दूं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब दोनों में फ़र्क भी जानना है अच्छे तरीके से। जब पर्सन्स कंबाइन होकर किसी जॉइंट वेंचर को प्रमोट करना चाहते हैं तो वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। दैट्स द कंडीशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है कि मतलब कोई भी कह लो इंडिविजुअल्स के साथ बनी हुई, मतलब सिंगल इंडिविजुअल्स के साथ स्टेटस किसी पर्सन का क्रिएट हो रहा है, या फिर आप कह लो इट डोनेट द स्टेटस ऑफ अ पर्सन लाइक एग्जीक्यूटर, ट्रस्टेस who receive the income jointly or may be accessible in same extent as a beneficiaries। यानी ज़्यादातर जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है उसे हम ट्रस्टीज़ के साथ जानेंगे, या फिर कोई बेनिफिशरीज जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं जो किसी की इनकम्स के साथ रिलेट हो जाते हैं, या फिर कह लो किसी की इनकम को वो रिसीव कर रहे हैं, तो उस केस में वो माने जाते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और असेसिबल अंडर दिस एक्ट। राइट, अब लोकल अथॉरिटी, इतनी सारी डेफिनेशंस हैं ना यार, कितना मुश्किल लगता है, लेकिन करनी पड़ेंगी। लोकल अथॉरिटी क्या है? लोकल अथॉरिटी सिंपल सी बात है, जो आपके अथॉरिटी मतलब जो आपके लोकल में अथॉरिटी बनी हुई हैं उन्हें भी हम क्या मान लेंगे? इस एक्ट के अंदर पर्सन मान लेंगे। और इसे अगर आपने पढ़ना है तो वो क्या कहा गया है कि द टर्म लोकल अथॉरिटी इज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच अराइजेज फ्रॉम एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट सो फार that income does not arise from the supply of commodity। यानी अगर इस चीज़ को आराम से अंडरस्टैंड करो तो वो कह रहा है कि लोकल अथॉरिटी का मतलब वही इनकम होगी जो बिजनेस के साथ रिलेट कर रही है, जिसमें बिजनेस इनकम आ रही है, लेकिन कोई ऐसी इनकम नहीं होनी चाहिए दैट इज़ रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ कमोडिटी विद इन जुरिडिक्शनल एरिया। मतलब
कोई मेन कंसेप्ट, कोई मेन चीज़ इसमें अगर समझनी है तो वो यही है कि सिर्फ बिजनेस इनकम इसमें टैक्सेबल होने वाली है। किसकी? लोकल अथॉरिटी की। और लोकल अथॉरिटी है क्या? जो अथॉरिटीज़ बनी होती हैं आपस में हमारे इस सिटी में, हमारे मेन लोकल एरिया में, उन अथॉरिटीज़ को भी टैक्सेबल माना जाता है। और उन अथॉरिटीज़ को टैक्सेबल सिर्फ उनकी बिजनेस इनकम के साथ माना जाता है। बाकी ज्यूरिडिक्शनल एरिया के अंदर वो भी अगर कोई काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो उन चीज़ों को वो टैक्सेबल नहीं करेगा। दैट्स इट। ये है आपका मेन कंसेप्ट। अब अगली डेफिनेशन जब बात करेंगे तो वो आती है इनकम की। तो इनकम जब बात करते हैं तो इनकम में आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24। कौन कौन सी इनकम है? तो मेरे ख्याल से अगर आप इसका डिटेल कंसेप्ट पढ़ोगे तो इनकम टैक्स में इसकी बहुत सारी लाइनों को डिटेल में बताया गया है, लेकिन आगे इसके फर्दर पार्ट्स आएंगे तो वो मैं आपको उसमें कवर कर दूंगा। तो इसलिए आपको सिर्फ मेन कंसेप्ट समझने हैं कि कोई भी इनकम है वो इनकम टैक्स के अंदर क्या होगी। मतलब इन शॉर्ट इनकम किसे माना जाएगा? कोई प्रॉफिट या गेन या डिविडेंड है, कोई परकिसेट है, कोई स्पेशल अलाउंस है, कोई अलाउंस पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए दिया गया है, कोई डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 49 है या 59 है, सॉरी 41 और 59 के अंदर आ रहा है, कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है बिजनेस के साथ, कोई कैपिटल गेन आ रहा है, कोई विनिंग हुई है लॉटरी या किसी अदर इनकम के साथ, कोई पीएफ की फंड, मतलब पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप समझ सकते हो कि जिससे हमें पैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ें इनकम मानी गई हैं किसके अंदर? इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बेसिक्स चीज़ें हैं, बाकी आप अंडरस्टैंड करते जाओगे जब आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से और पढ़ोगे। ठीक है, दो तरीके की रिसिप्ट्स के साथ ज़्यादातर डील किया जाता है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू मतलब टैक्सेबल अनलेस एक्सप्रेसली एग्जेम्प्ट और नॉट टैक्सेबल अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है? जब तक हमने ये नहीं कहा कि ये चीज़ एग्जेम्प्ट है तब तक वो उसे टैक्सेबल माने जाएंगे। यानी मैंने कहा कि ये इनकम अभी तक, मतलब ये इनकम एग्जेम्प्ट इस साल से होगी, यानी कोई मेरे पास इनकम है, इनकम टैक्स ने कहा ये इनकम टैक्सेबल ही रहेगी, यानी जब तक वो टैक्सेबल कह रहे हैं तो वो टैक्सेबल ही रहेगी। जब तक उसे एग्जेम्प्ट नहीं कहा गया वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। लेकिन अगर कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ तब तक टैक्सेबल नहीं होगी जब तक उसे बताया नहीं गया कि वो टैक्सेबल है। यानी इन शॉर्ट कोई चीज़ है मेरे पास, जब तक मैं उसे बताऊंगा नहीं कि मतलब जब तक इनकम टैक्स कह नहीं रहा कि ये एग्जेम्प्ट है तो उसे एग्जेम्प्ट नहीं माना जाएगा अंडर रेवेन्यू। ठीक है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं वो चीज़ तब तक टैक्सेबल नहीं होगी जब तक हम उसे ये ना मान लें, यानी इनकम टैक्स उसे टैक्सेबल ना मान ले या उसे बताया ना जाए कि ये चीज़ टैक्सेबल है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा समझने का डिफरेंस है, वो समझना जब आप अच्छे से पढ़ रहे हो इसे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ सबसे ज़रूरी चीज़ पीवाई और एवाई, जिसमें इनकम टैक्स पूरा बेस्ड है। तो वो क्या चीज़ें हैं? असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 कहता है कि कोई ऐसा पीरियड जो 12 मंथ कमेंस हो रहा है किसमें से 1 अप्रैल एवरी ईयर इन विच इनकम अर्नड इन पीवाई इज असेस्ड टू बी टैक्स्ड। यानी मैंने इस पिछले साल 21 से लेकर 22 के अंदर, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो भी इनकम कमाई है, यानी जो भी इनकम ली है, उसके ऊपर 2022 और 2023 जो कि चल रहा है, इस केस में क्या होना? इनकम का टैक्स होना, वो क्या माना जाएगा? असेसमेंट ईयर। मतलब ये जो असेसमेंट ईयर है वो क्या होता है? जिस साल में आपने इनकम कमाई उससे अगला साल। ठीक है जी, यानी इस साल में, पिछले साल जो मैंने इनकम कमाई होगी यानी मेरी इनकम बनी होगी, उसे जब मैं इस साल में टैक्स पे करने वाला हूँ तो जो मेरा ये साल है 2022 और 3 वो मेरा असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर है वो मेरा कौन सा होगा? वो मेरा दैट इज़ लास्ट ईयर। कौन सा? 2021 से लेकर 2022 वाला। 21 से 22 मेरा पीवाई है, मैं जिसमें इनकम अर्न कर रहा हूँ वो मेरा पीवाई है, और जिसमें मेरी इनकम को टैक्स किया जा रहा है यानी टैक्स काटा जा रहा है मेरी इनकम के ऊपर, वो ईयर असेसमेंट ईयर माना जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस ईयर में इनकम अर्न कर रहा हूँ तो वो मेरा पीवाई कौन सा है? ये वाला। और 23 और 24 मेरा कौन सा हो जाएगा? असेसमेंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये माना जाता है।
अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट ध्यान में रखना है कि अगर कोई बिज़नेस सपोज़ करो उसकी बिगिनिंग कब हुई है, मतलब सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंड एंडिंग 31 मार्च को हुई है, फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो 31 ऑफ मार्च को उसका क्या बिजनेस ओपन हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक, मतलब कोई एक ऐसा बिजनेस है जो फाइनेंशियल ईयर के बीच में सेटअप हुआ है और उसका 31 मार्च में एंडिंग होना है, मतलब वो कैसे माना जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करूँ तो इस लाइन में लिखा है कि अगर मेरा बिजनेस है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, किसी भी केस में वो 1 सितंबर में हो जाए ओपन, 1 जुलाई में ओपन हो जाए, तो मैं ये कहूँगा कि मेरा जो PY है वो कब एंड माना जाएगा, मतलब मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है उसका एंड कब माना जाएगा, वो 31 ही माना जाएगा। मतलब वो 12 महीने होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो 12 महीने होना चाहिए, जो आने वाला 31 है वही माना जाएगा। एग्जाम्पल समझ सकते हो कि सपोज़ करो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 1 जुलाई 2020 को अपना बिजनेस सेटअप करा, तो उस केस में 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ही उसका फाइनेंशियल ईयर होगा, सिर्फ 9 मंथ्स, ये ध्यान में रखना है। ये नहीं कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होगा, ऐसा नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यही हैं, सेक्शन 68, 69 और 69A में बहुत छोटी छोटी चीज़ें कही गई हैं कि अगर कोई भी इनकम है, मतलब इफ़ एनी सम फाउंड क्रेडिटेड, अगर आपकी बुक्स ऑफ असेसी में मतलब क्या हो गया है, इनकम बन गई है लेकिन उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि वो कैसे इनकम आई है, मतलब मेरी बैंक अकाउंट में या मेरी बुक्स में कहा गया है कि ये इनकम आई है लेकिन मुझे नहीं पता उसकी क्या, मतलब उस इनकम के ऊपर क्या रीज़न है, क्यों आई है, तो जो भी मेरी इनकम क्रेडिट हुई होगी, ठीक है, मे बी चार्ज एज इनकम ऑफ असेसी ऑफ दैट PY, वो मेरी PY में इनकम मान ली जाएगी। मतलब मैं कहूँ कि यार वो मुझे नहीं पता था वो 50,000 मेरे अकाउंट में कैसे आया, तो ये नहीं कि मैं ये कह के बच जाऊँगा, वो मेरी इनकम मान ली जाएगी उस साल की, ठीक है। 69 क्या कहता है, अगर एसएससी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो उसके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की गई, ठीक है, और एसएससी ने उसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन एसएससी ने बताया ही नहीं कि मैंने वो इन्वेस्टमेंट करी है लेकिन मैंने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी और बताया नहीं, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली उस, मतलब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो उससे इनकम होगी वो इनकम ऑटोमेटिकली चार्जेबल हो जाएगी उस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब वो ऑटोमेटिकली इनकम उसके फाइनेंशियल में शो करी जाएगी और टैक्सेबल भी करी जाएगी। मतलब ये नहीं कि वो बताएगा नहीं बताएगा, ये नहीं, अगर नज़र आ गया तो समझो गया, बात ख़त्म, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उस केस में। देन आता है सेक्शन 9A। सेक्शन 9A कहता है कि अगर असेसी किसी चीज़ और किसी ऐसी मनी का फाउंडर या ओनर माना गया जो कि, या फिर कोई कह लो ज्वेलरी का, बुलियन का, मनी का, बट द सेम नॉट रेटेड इन अकाउंटिंग बुक्स एंड हैज़ नो एक्सप्लेनेशन, मतलब कोई ऐसा असेसी है जिसे हम ऑनर मान रहे हैं कि यार वो उस मनी का ऑनर है, मतलब वो असेसी इस मनी का ऑनर है, वो ज्वेलरी का ऑनर है, वो किसी बुलियन का ऑनर है, और लेकिन उसने अपनी अकाउंटिंग बुक्स में शो नहीं करा हुआ और ना ही उसे पता है इस चीज़ का और ना ही उसने हमें बताया, तो इनकम टैक्स क्या करेगा, देन मनी एंड द वैल्यू ऑफ बुलियन एटसेट्रा मे बी डीम टू बी इनकम ऑफ द असेसी फॉर सच PY, तो उसे भी हम इनकम मान के उस फाइनेंशियल ईयर की ओर से क्या कर लेंगे, टैक्सेबल कर लेंगे, दैट्स इट। यानी ये कहना चाहता है, ये सेक्शंस ये कहना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी अमाउंट्स आपको मिल रही हैं जिसमें असेसी को ही नहीं पता और असेसी ने बताया भी नहीं है और रिकॉर्ड भी नहीं करा, तो उस केस में आप बच नहीं सकते, इनकम टैक्स उसकी वैल्यू को उसी साल में टैक्सेबल कर लेगा, ये कहा गया है, राइट, दैट्स इट, उसी साल में। अब बात वही आ जाती है कि जनरल रूल तो ये कहता है कि भाई मेरी इनकम इस साल में हुई है तो अगले साल में टैक्सेबल होगी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिस केस में वो उसी साल में भी टैक्स कर लेते हैं, तो देयर आर 5 केसेस। व्हाट आर दीज 5 केसेस? सेक्शन 172 कहता है शिपिंग बिजनेस ऑफ NR, जब नॉन रेजिडेंट का कोई शिपिंग बिजनेस होता है तो उस केस में क्या कर लिया जाता है, उसकी पेमेंट्स, मतलब उसकी जो इनकम बनी है उसी साल में टैक्सेबल कर ली जाती है, यानी जब भी वो पोर्ट को लीव करने वाला होता है तो उसकी पेमेंट, मतलब यानी उसकी इनकम का कुछ हिस्सा वो टैक्स पहले ही कर लेते हैं और वो टैक्सेबल का कुछ हिस्सा जो होता है वो पेमेंट के वे में होता है, और वो पेमेंट किसके इक्वल होती है,
वो पेमेंट होती है 7.5% ऑफ द फ्रेट पेड ऑफ द पे एबल टू द ऑनर। मतलब अगर आपने पोर्ट को लीव करना है, जिस समय उस एनआर ने उस पोर्ट को लीव करना है, शिप को लीव करना है, उस समय उसका जो फ्रेट है उसका 7.5% एज अ टैक्स इन दिस पीवाई वो क्या कर लेते हैं अपने, मतलब सीबीडीटी क्या कर लेता है उसी साल में ले लेता है, यानी टैक्सेबल कर लेता है। ठीक है, तो पहला केस है एनआर का, जब वो क्या कर रहा है, मतलब शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, यानी किसी नॉन रेजिडेंट का अगर शिपिंग बिजनेस है तो उसके जो पेमेंट के वे में 7.5% ऑफ रेट जो बन रहा है उसे हम रख लेते हैं उसी पीवाई में उसकी इनकम के ऊपर टैक्स करके। ठीक है, सेक्शन 174 कहता है पर्सन लिविंग इंडिया, अगर कोई पर्सन ऐसा दिख रहा है इनकम टैक्स को कि अगर वो चला गया तो वापस नहीं आने वाला, या किसी की ऐसा ही संदेह लग रहा है कि अगर वो भाई चला गया तो वापस नहीं आएगा, तो उस केस में भी इनकम टैक्स क्या करेगा, उसी साल में उसकी इनकम को चलो जी काट के, मतलब उसकी इनकम के ऊपर टैक्स को काट के ख़त्म कर देगा कि भाई आए या ना आए कोई बात नहीं, हमारा टैक्स हो गया पूरा, दैट्स इट। ये होता है ज़रूरी चीज़ है। यानी अगर कोई सचिन है लिविंग इंडिया फॉर यूके ऑन, मतलब इंडिया लीव कर रहा है यूके के लिए 10 अगस्त 2020 को, और मतलब उसकी कोई इंटेंशन नहीं है वापस आने की और वो इंडिया लीव कर रहा है, तो उसे कहा जाएगा कि आप 1920 में ही अपनी जितनी इनकम बनी है, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 10 अगस्त 2020 तक, सॉरी 10 जो अगस्त तक आपकी जो इनकम बनी है उसे क्या कर दो, टैक्सेबल कर दो उसी समय। यानी उस महीने की जितनी इनकम बनी है उसी सभी को आप उसी समय क्या कर दो, टैक्सेबल दे दो उसके ऊपर जो बन रहा है। ठीक है, 174 ए में कहा गया है एओपी और बीओआई अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए बन रहे हैं, यानी पर्टिकुलर इवेंट, यानी सपोज करो कि जो एओपी और बीओआई हैं वो उसी साल में क्या होने वाले हैं, डिसोल्यूट होने वाले हैं, डिसॉल्व होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, तो उस समय तक जो उनकी इनकम बनी होगी उसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, टैक्स कर लेंगे, क्योंकि हम आगे अगले साल तक उनकी वेट नहीं करेंगे कि भाई अगर सपोज करो 1 मई को ही उनका, मतलब 1 महीना ही ऊपर हुआ उनका बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, तो हम 1 महीने के ऊपर ही टैक्स करके उनको साइड कर देंगे, ताकि हमें अगले महीने तक ये चीज़ें ढूंढनी ना पड़े कि वो कब डिसॉल्व हुआ था, क्या हुआ था, ये सब। ठीक है, तो इस केस में वो क्या करेंगे, उसी समय टैक्सेबल कर लेंगे। सेक्शन 175 कहता है पर्सनल लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। कई बार क्या होता है हम जानबूझकर अपनी ऐसे ही प्रॉपर्टी किसी को दे देते हैं कि चलो यार टैक्स तो दूर हो जाए हमसे, इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो टैक्स ना लगे हमें, ऐसा करते रहते हैं। तो उस केस में भी इनकम टैक्स कहता है कि अगर हमें कुछ ऐसा लगा, यानी कुछ ऐसा नज़र आया जिस केस में आपने किसी प्रॉपर्टी को विदाउट एनी कंसिडरेशन या फिर इलीगली या किसी के नाम पर करने की कोशिश करी है जिसमें कोई पर्टिकुलर कंसिडरेशन नहीं है, तो उस केस में अगर वो पर्सन ऐसा माना गया कि उसने ऐसे ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो उसी समय उसका जो इनकम का सोर्स बना होगा, यानी इनकम पूरी बनी होगी उस साल की, उसके ऊपर टैक्स ले लिया जाएगा, ये सोच के कि उसने टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इस केस में भी इनकम टैक्स क्या करता है, उसी पीवाई में उसकी इनकम के ऊपर टैक्स ले लेता है। ठीक है, सेक्शन 176 और हमारा लास्ट जो सेक्शन है वो क्या कहता है, मतलब इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो इस रूल को देखता है, डिस्काउंटेड बिजनेस, डिसकंटिन्यूटेड बिजनेस। डिसकंटिन्यूटेड बिजनेस का मतलब होता है जो बिजनेस काम नहीं कर रहा है, यानी इनकम फॉर द पीरियड ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीवाई अप टू द डेट ऑफ सच डिसकंटिन्यूएंस में एट डिस्क्रिएशन ऑफ एओ, यानी असेसिंग ऑफिसर में बी चार्ज टू टैक्स। यानी इस केस में क्या होगा, जब बिजनेस का ये नज़र आना शुरू हो जाए कि बिजनेस अब डिसकंटिन्यूड हो गया है, यानी अब बिजनेस ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा, एक डिज़ोल्व अलग बात है कि डिज़ोल्व हो जाना मतलब बिल्कुल एंड हो जाना, लेकिन एक तरीके में ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बिज़नेस काम कर रहा था लेकिन बिज़नेस का काम बंद हो गया किसी वे में, यानी बिज़नेस डिसकंटिन्यू है, काम नहीं कर रहा, तो उस केस में अगर इनकम टैक्स को नज़र आ जाता है कि कुछ टाइम हो गया है कि वो बिज़नेस डिसकंटिन्यू है, तो जिस समय तक वो डिसकंटिन्यू रहा, यानी मतलब जिस समय वो डिसकंटिन्यूड होना शुरू हो गया उस समय तक और साल के शुरू होने तक जो इनकम बन रही है, यानी साल शुरू होने से लेकर डिसकंटिन्यू के टाइम तक जो इनकम बनेगी उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स उसी समय उस पीवाई में ही टैक्स ले लेगा, ताकि आगे उससे डिसकंटिन्यू बिजनेस की अगर डिसोल्यूशन होती भी है तो उनको कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, सो दिस इज़ द
टोटल टॉपिक्स दोस्तों जो बेसिक कंसेप्ट के अंदर क्लियरली कहे गए हैं। रेट्स ऑफ टैक्स आपको सबको वैसे मोस्टली पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उनकी प्रैक्टिकली वे में आपको डिस्क्रिप्शन दूँ अच्छे तरीके से और एक वर्ड अलग पर्टिकुलर वे में वीडियो बनाऊँ उसकी, ठीक है। तो आई होप आपको जो आज का बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विद डेफिनेशन मेनली पार्ट था ये क्वेश्चन, और एक गोल्डन रूल जो आपको सबको मैंने अभी बताया, ठीक है। तो दोस्तों होप सो आपको समझ आ गई होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।